वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज से एक नई सीरीज जो है हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम तक जो है बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, जब तक जो है आप लोगों का एग्ज़ाम चलता रहेगा। तो आपकी सीरीज आप टाइटल देख सकते हो, बिल्कुल उसी एग्जाम पर बेस्ड है जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि आप देखकर बिल्कुल पैनिक हो जाओ या आप बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाओ कि ये चीजें हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, अभी जो आपके ये जून 2024 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हीं पर बेस्ड, और इसी तरीके से 24 23 के जो क्वेश्चन है उन्हीं पर बेस्ड जो है वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो है सिर्फ कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वही चेंज की जा रही है, बाकी चीजें जो है सारी वही है। तो आप लोग जो कुछ भी पढ़े हो उसको खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसी पर भरोसा कीजिए और खूब इत्मीनान के साथ दिलजमई के साथ जो है जाकर आप लोग एग्जाम दीजिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, वट अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट करेक्टली। ठीक है, लोग डिडक्टिव आर्गुमेंट एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट को काफी हल्का समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझा है तभी आप इस चीज को हल्का समझो, अगर आपने नहीं समझा है तो आप इसको हल्का समझने की गलती मत करना, क्योंकि अक्सर लोग इस तरीके के क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिडक्टिव आर्गुमेंट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, यानी जो डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में है। ए में अगर आप देखोगे, इफ प्रीमाइज आर ट्रू द कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू। देखिए, प्रोबेबल एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी जो है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट में नहीं आएगा, वो हमेशा इंडक्टिव आर्गुमेंट के लिए यूज किया जाता है। डिडक्टिव का मतलब होता है सर्टेनली, 100%, यानी यहाँ पर जो भी बात होती है वो मुकम्मल होती है, कंफर्म वाली होती है। प्रोबेबल की जो बात होती है वो आपकी इंडक्टिव आर्गुमेंट में होती है, क्योंकि प्रोबेबल का मतलब होता है कि जहां पर 100% या मुकम्मल तरीके से आप उस चीज के लिए श्योर ना हो। फिर यहाँ पे है कि इफ प्रीमाइज आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। हाँ, इन डिडक्टिव में हमेशा मस्ट वर्ड यूज किया जाता है। मस्ट का मतलब क्या होता है कि यानी जरूरी तौर पर वो सही होगा ही होगा। यानी डिडक्टिव आर्गुमेंट के अगर आपके सारे प्रीमाइज ट्रू हैं तो वो कंक्लूजन जो है जरूरी तौर पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही है और ऑप्शन वन जो है यहाँ पे गलत है। तो अगर ए को हम इलिमिनेट कर देते थे, ठीक है, तो फिर यहाँ से ऑप्शन थ्री जो है इसका सही आंसर निकल कर आ जाता। बाकी सारे आंसर को भी, सारे ऑप्शन को भी हम टच करते हैं। कह रहे इट इज अनलाइकली फॉर द प्रीमाइज टू बी ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बी स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट के सारे प्रीमाइज ट्रू होंगे तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। द कंक्लूजन फॉलो नेसेसरी फ्रॉम द प्रीमाइज। तो ये वर्ड जो है डिडक्टिव आर्गुमेंट में यूज किया जाता है, मस्ट बी ट्रू, नेसेसरी ट्रू, कंडक्टिव ट्रू, ठीक है, सर्टेनली ट्रू। तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि डिडक्टिव आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन होता है वो अपने प्रीमाइज को जरूरी तौर पे, मुकम्मल तौर पे 100% क्या करता है, फॉलो करता है, तभी उसका कंक्लूजन क्या होता है, ट्रू होता है। फिर ई में कहा गया इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल प्रीमाइज टू बी ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सारे प्रीमाइज ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स होगा। तो डिडक्टिव में ऐसा नहीं है, डिडक्टिव में क्या है कि अगर सारे प्रीमाइज ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। चलिए, क्वेश्चन टू, राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। काफी अच्छा क्वेश्चन है बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए, अगर हमें कम्युनिकेशन के टाइप को सीक्वेंस में लगाना है तो यहाँ पे है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रापर्सनल ये वो कम्युनिकेशन होता है जो आप क्या करते हो, सेल्फ के साथ, यानी खुद से, जब आप अपने माइंड में किसी चीज को रिकॉल करते हो, किसी चीज को सोचते हो, अपने पर्सनल बिहेवियर या इवेंट को आप सोचते हो, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो कहलाता है उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वन देखोगे तो यहाँ पे डी था। ठीक है, तो आप फौरन जो है ऑप्शन वन को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जहां पर आप खुद से कम्युनिकेशन करते हो। इंटर का मतलब हो जाता है जब दो लोग इंटर कर जाएं, यानी जब दो लोग आपस में बात करें तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है पब्लिक से छोटा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, और ग्रुप कम्युनिकेशन से बड़ा होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, एंड पब्लिक कम्युनिकेशन से बड़ा होता है मास कम्युनिकेशन। जो मीडिया वाला कम्युनिकेशन होता है, आप लोग मोबाइल वगैरह पे जो देखते हो वो मीडिया का कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ठीक है, मीनिंग दी, मीटिंग दी, वो दिए हुए हैं। ठीक है, उपन्याय यहाँ पे है, परमात्मा है, व्याप्ति है, पक्ष धर्माता। ये गलत हो गया है, इंटरनेशनल मीटिंग वर्ड यूज हो गए हैं। ठीक है, बाई टाइपिंग ये मिस्टेक है। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है उपन्याय, परमार्शा, व्याप्ति एंड पक्ष धर्माता।
तो लॉजिकल रीजनिंग के या न्याय के जो सिलोजिज्म है उसके अंदर जो 5 स्टेटमेंट यूज होती हैं जिसको हम फून के नाम से जानते हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय एंड निगमना। तो उदाहरण जो होता है, ठीक है, उपन्याय जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा रिलेशन जो है पेश किया जाता है जिसको हम यूनिवर्सल इनकमिटेंस का नाम देते हैं, या इसी को हम इनवेरिएबल एसोसिएशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सल कंकमिटेंस का मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन आप स्टेटमेंट में दिखाते हो जिसको कभी कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। जैसे हम ये एग्जांपल देते हैं कि जहां पर धुआं होगा तो वहां पर आग होगी। तो ये ऐसा रिलेशन है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच पर बेस्ड है, ट्रुथ पर बेस्ड है कि अगर कहीं पर धुआं दिखता है तो वहां पर आग होगी। ठीक है, तो एक को हम मिलाएंगे यहाँ पे 3 से। तो इसमें क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कंकमिटेंस टू द प्रेजेंट केस, यानी जो भी केस हम प्रेजेंट करते हैं, जो भी एग्जांपल हम देते हैं, तो उसमें जो भी हम बात करते हैं वो यूनिवर्सल कंकमिटेंस वाली एग्जांपल देते हैं। बी को हम मिलाएंगे 1 से। परमार्शा को हम कंसिडरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने कहा था कि परमार्शा ये एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर आपकी तीनों टर्म क्या होती है, आ जाती है। जैसे पक्ष धर्माता में मिडिल टर्म प्लस माइनर टर्म की जो व्याप्ति होती है, या मिडिल एंड माइनर टर्म की जो प्रेजेंस होती है, उसको हम पक्ष धर्माता बोलते हैं। व्याप्ति हम किसको बोलते हैं? मिडिल एंड मेजर टर्म को बोलते हैं। तो व्याप्ति के जरिए मेजर टर्म आ गई, पक्ष धर्माता के जरिए माइनर टर्म आ गई, और दोनों में मिडिल टर्म आ रही है। यानी जब तीनों स्टेटमेंट में आपकी तीनों टर्म मिडिल, माइनर एंड मेजर आ जाती है, तो उस नॉलेज को हम परमार्शा के नाम से जानते हैं। व्याप्ति किसको बोलते हैं? व्याप्ति हम बोलते हैं इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ मिडिल टर्म विथ मेजर टर्म। देखिए, यूनिवर्सल कंकमिटेंस या इनवेरिएबल एसोसिएशन, इन दोनों का मतलब एक है। इनवेरिएबल का मतलब जो चीज बदले ना, एसोसिएशन का मतलब ताल्लुकात। जब ताल्लुकात ऐसा हो या रिलेशन ऐसा हो जिनके अंदर कभी बदलाव ना हो। जैसे अगर धुएं को देखकर हमने आग की रिलेशन की, या हमने कहा कि यहाँ पर धुआं है तो वहां पर आग होगी, तो ये एक ऐसा रिलेशन है, ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो व्याप्ति क्या होता है कि जब मिडिल टर्म के साथ मेजर टर्म की क्या हो रही है, व्याप्ति हो रही है, यानी उसकी मौजूदगी मिडिल टर्म के साथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं व्याप्ति। और पक्ष धर्माता, जब मिडिल एंड माइनर टर्म का रिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पक्ष धर्माता। ठीक, तो इसको हम 2 से मिलाएंगे, एसोसिएशन ऑफ मिडिल टर्म इन दी माइनर टर्म। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्लोबल स्केल फिनोमिना। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 जो दिसंबर का एग्जाम था उसमें भी आया हुआ था, और जून के जो एग्जाम हुए कैंसिल वाला जो शिफ्ट था उसमें भी था। बाकी उसके अलावा जो दीगर शिफ्ट हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ग्लोबल स्केल फिनोमिना इसमें से कौन सा, यानी कौन सा ऐसा फिनोमिना है, ऐसा इवेंट है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर होता हो। तो इसमें सबसे आसान है ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्योंकि ओजोन लेयर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमारे इंडिया में ही सीमित है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, डिप्लीट हो रही है, खराब हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सी लेवल, समुद्र का जो लेवल या उसकी सतह जो उठ रही है, जो ग्लेशियर्स, बर्फ के चट्टान जो पिघल रहे हैं, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारी कंट्री में हो रहे हैं, हमारी एरिया में हो रहे हैं। तो ये ऐसे फिनोमिना है जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। ठीक है, बाकी एयर पॉल्यूशन जो है ये ग्लोबल फिनोमिना नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारी सिटीज या बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर जीरो के बराबर जो है पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है तो वो हमारी कमी है, बाकी और दीगर कंट्रियों में ग्लोबल एयर पॉल्यूशन आपको बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के कौन से पार्ट है? यहाँ पे आयुष क्या है? आयुष एक मिनिस्ट्री है जो क्या करती है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के एग्जाम, मतलब इसके तहत जो है हमारे एंशियंट एजुकेशन के जो भी मेडिकल के फील्ड हैं, ठीक है, वो उसी मिनिस्ट्री के अंदर जो है आते हैं। तो पहले हम इसका सही आंसर देखने के बाद जो है इसके बारे में देखते हैं कि आयुष के तहत जो है कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो एक है सिद्धा है, ठीक है, फिर इसके बाद सोवा रिक्पा है एंड होम्योपैथी है। देखिए, आयुष का पहले फुल फॉर्म आप देखोगे, अगर इसका फुल फॉर्म आपको याद होगा, 2022 में भी इससे क्वेश्चन आए थे, 23 में भी आए हैं, 24 में भी आए हैं, और अब तक ये पूछे जा रहे हैं। तो आयुष का फुल फॉर्म आप याद रखो, आयुर्वेदा, ठीक है, योगा,
नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। तो यानी ये इसके फुल फॉर्म है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है, यानी जो हमारा एंशियंट मेडिकल सिस्टम था एजुकेशन का, इसी मिनिस्ट्री के तहत क्या किया जाता है, डील किया जाता है। आयुष को 9 नवंबर 2024 में बनाया गया विद अ विजन ऑफ रिवाइविंग द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ आवर एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इंश्योरिंग द ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो इसका मकसद यही है कि हमारा एंशियंट जो मेडिकल सिस्टम था उसको हमें क्या करना है, प्रोपेगेट करना है, उसको हमें फैलाना है, उसको हमें डेवलप करना है। तो इसके तहत अंडर ग्रेजुएट के जो एजुकेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। BA MS का नाम आपने सुना होगा, तो ये जिसमें ए आएगा तो वो आयुर्वेदिक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS एच जिसमें है वो होम्योपैथी है, बाकी मेडिसिन एंड सर्जरी सब में वर्ड लगा हुआ है। BSMS जो है सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस है, बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी है। और BUMS यहाँ पे हमसे छूट गया है, तो आप लिख लो BU, ठीक है, सॉरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्सेज जो है एंशियंट मेडिकल सिस्टम के हो रहे हैं वो इसी मिनिस्ट्री के तहत जो है होते हैं। तो ये है आयुष का अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। बट आयुष के जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होते हैं उसको कौन कंडक्ट करवाता, उसको जो कंडक्ट करवाता था पहले हम उसको किस किस नाम से जानते थे, AIAPGET, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। यानी आयुष के तहत जो ये आपके अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो रहे हैं, इसका जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन था इसको जो कंडक्ट करवाता था पहले, उसको हम किस नाम से जानते थे, AIAPGET ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। बट अब ये जिम्मेदारी यानी AIPGET एंट्रेंस टेस्ट की जो जिम्मेदारी है 2019 से किसको दे दी गई है, NTA को दे दी गई है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अब NTA क्या कर रही है, AIPGET के सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। और किसके बिहाफ पे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसकी अप्रूवल दी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी अप्रूवल दी है। तो अब ये काम NTA करवा रही है। चलिए, तो कम्युनिकेशन की लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमें मैच करना है। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम वर्बल है, तो वर्बल में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है। तो अगर आप स्पीक करोगे तो आप बोलोगे, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा, बी को हम वन से मिलाएंगे, जिसमें नॉलेज एंड स्किल जो है काफी अच्छे तरीके से क्या की जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। सी को फोर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इनसफिशियंस नॉलेज, यानी जो नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है वो सही नॉलेज नहीं दी जा रही है, या वो काफी नॉलेज नहीं दी जा रही है, तो इस वजह से क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन 7, चैट जीपीटी इज एन AI chatbot developed by OpenAI and was launched in November 2020। तो चैट जीपीटी आजकल सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन AI जो है ये कंपनी है, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसके जरिए चैट जीपीटी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 30 नवंबर 2022 को। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जो है ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप भी अपने माइंड में रखो, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 8, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में समझाया है आप लोगों को कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन वही होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसको हम फूड चेन बोलते हैं। और फूड वेब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है मुख्तलिफ तरीके के ऑर्गेनिज्म को खा सकता है उसको हम फूड वेब का नाम देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड चेन में एक स्पेसिफिक जगह को कब्जा करता है, यानी एक स्पेसिफिक चीज को खाता है, तो उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉफिक लेवल के नाम से हम जानते हैं। और पूरे कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं, वो आपके 4 लेवल होते हैं, जो मैंने हायर एजुकेशन की क्लास में डिस्क्राइब किया था, सॉरी PDE की क्लास में जो है इस चीज को मैंने बताया था। अभी जो सीरीज चल रही थी उसमें जो है हमने इस चीज को क्लेरिफाई किया है। चलिए,
क्वेश्चन 9, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में से हम क्या इन्फर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। इस फार्मूले की बुनियाद पे आपको बताना है क्या ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। अगर आपका माइंड काम करता है तो आप खुद समझ जाओगे कि डिडक्टिव में जो है हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। अब ये फार्मूला जो हमें दिया गया है ये एक जनरल चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ नया फार्मूला इजाद कर रहे हैं, कुछ नया फार्मूला जो है हम इन्वेंट कर रहे हैं, बल्कि जनरल में हमारे सामने फार्मूला दे दिया गया है। अब इस फार्मूले का यूज करके, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी नए सॉल्यूशन पर जो है पहुंचेंगे, यानी किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं डिडक्टिव। तो डिडक्टिव में क्या होता है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, जिसको आप डीजीपी के जरिए याद रख सकते हो। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है ये मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, यानी एक ऐसा आर्गुमेंट हमें दिया गया है जो मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, यानी आर्गुमेंट हमारे सामने विजिबल है, ब्रॉड वे में जनरल तरीके से बताया गया है, और इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके हमें किसी जनरल सॉल्यूशन पर पहुंचना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 10 इसी पे क्लास को भी एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड विद स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इनरिचमेंट। तो फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया है, यानी उस एक्टिविटी को इनरिचमेंट करने के लिए या उस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट के जरिए जो है कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं, या कोई भी इनिशिएटिव नहीं शामिल है उस एक्टिविटी को इनरीच करने के लिए। क्योंकि बैम्बो एंड वुड क्राफ्ट, बैम्बो जिसको हम लोग बांस बोलते हैं ना, जो लकड़ी बांस होता है, जो हर किसी हमारे यहाँ उसको बांस बोलते हैं। वुड क्राफ्ट जहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम बांस का इस्तेमाल करके भी मुख्तलिफ तरीके की जो है एक्टिविटी करते हैं, मुख्तलिफ तरीके की डिजाइन बनाते हैं, लाठियां बनाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। और वुड का तो पूछिए ही मत, आजकल बहुत सारी चीजें वुड की बनती हैं, बेड से लेकर जितनी भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो वुड की बनती है। ट्राइबल पेंटिंग किसी भी कम्युनिटी की जो पेंटिंग होती है, ठीक है, उसी को हम ट्राइबल पेंटिंग बोलते हैं। तो ट्राइबल पेंटिंग को जो है नॉन वेस्टर्न पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा इंडिया में मधुबनी की पेंटिंग है, ठीक है। इसी तरीके से और भी दरभंगा की पेंटिंग, बिहार की पेंटिंग, और भी बहुत सारी जगहों की पेंटिंग जो है, कश्मीरी पेंटिंग अलग होती है, बंगाली पेंटिंग अलग होती है। तो ये क्या है, ये अलग अलग कम्युनिटी की जो पेंटिंग होती है उसको हम ट्राइबल पेंटिंग बोलते हैं। और इन पेंटिंग पर जो है गवर्नमेंट जोर दे रही है ना, कि यानी लोग अपने कल्चर को जो है बढ़ाएं। तो इसको हम नॉन वेस्टर्न पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इथनोग्राफिक आर्ट के नाम से भी हम जानते हैं ट्राइबल पेंटिंग को। एक होता है स्टोन कार्विंग, एक होता है रॉक पेंटिंग। स्टोन कार्विंग का मतलब ये होता है कि जहां पर आप पत्थर को तराश तराश कर, यानी पत्थर को छील कर आप क्या कर रहे हो, पेंट बनाते हो, है ना। मतलब पेंटिंग करते हो, तस्वीर बनाते हो, और भी बहुत सारी डिजाइन आप बनाते हो, बहुत सारी फूल पत्तियां आप बनाते हो, पत्थर को तराश तराश कर, काट काट कर आप बनाते हो। एक होता है रॉक पेंटिंग, जहां पर सिर्फ रॉक के ऊपर पेंट किया जाता है। जैसे अगर ये चट्टान है, ठीक है, तो इसको काटा या छाटा नहीं जाएगा, बल्कि इसी के ऊपर जो है पेंट यूज करके क्या किया जाएगा, डिजाइन बनाई जाएगी, पेंटिंग की जाएगी। तो अभी भी इंडिया में आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम देखा होगा, कि जहां पर रॉक के ऊपर लोग पेंट करते हैं, है ना, यानी बगैर काटे छाटे पत्थर को जो है उस रॉक पर जो है पेंट करके डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं। तो रॉक पेंटिंग को ही जो है एक तरीके से अभी इंडीज नहीं किया जा रहा है, इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, और ना ही इस चीज के लिए जो है कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से। बाकी सारी चीजें जो है हो रही है, आप लोग रोजमर्रा अपनी जिंदगी में इस चीज को देखते हो डे बाई डे, ठीक है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो काफी, उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आप लोगों को काफी अच्छी लगती है, काफी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट आप लोग करके आओगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।